वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। हम लोग ने केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया था। कल हम लोग ने कोरोजन के टाइप्स देखे, कोरोजन क्या होता है, उसके कौन कौन से टाइप्स है वो देखे थे। आज हम देखने वाले हैं कोरोजन के ऊपर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। देखो हम क्या देखने वाले हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कोरोजन के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहले तो समझ के लीजिए, कोरोजन के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज एटमॉस्फेरिक एंड सेकेंड वन इज वेट कोरोजन और इमर्स कोरोजन, इसको हम लोग बोलते हैं। ओके, तो एटमॉस्फेरिक कोरोजन के ऊपर जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो अलग है और वेट कोरोजन के ऊपर जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो अलग है। तो वो ये जो टॉपिक है ये आज हम कवर करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। एटमॉस्फेरिक कोरोजन, एटमॉस्फेरिक कोरोजन क्या होता है आप लोग को पता होगा, कल के लेक्चर में हम लोग ने देखा था। एटमॉस्फेरिक कोरोजन मतलब जो हमारे एटमॉस्फेयर में मेटल अगर रह गया तो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट रहते हैं, मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है, उसकी वजह से जो कोरोजन होता है वो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक कोरोजन होता है। और इमर्स कोरोजन क्या होता है, इमर्स कोरोजन में केमिकल्स का अटैक होता है। देन वहाँ पे हम लोग ने देखा था कल की मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है, तो मॉइस्चर के वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल जो है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अलग अलग हो जाता है। वहाँ पे क्या होता है, वेट कोरोजन होता है, इमर्स कोरोजन होता है। तो इसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे वो हम लोग आज देखने वाले। फर्स्ट है हमारा एटमॉस्फेरिक कोरोजन। अभी देखो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक कोरोजन के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा ये इम्प्योरिटीज इन द एटमॉस्फेयर। पहले तो समझ के लो, हमारी जो एयर है, एटमॉस्फेयर में जो हवा है, एयर है, उसमें कौन कौन प्रेजेंट रहता है। बेसिकली 20% ऑक्सीजन रहता है और 78% क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है। और अदर गैसेस थोड़ी बहुत रहते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, हमारा H2O, मतलब थोड़ा सा ह्यूमिड एनवायरनमेंट रहता है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है, मतलब H2O होगा। ओके, ये सब चीज़ें रहती है। पर अभी क्या हुआ है, इंडस्ट्री इतनी बढ़ गई है, इंडस्ट्री में केमिकल इतना बाहर फेंका जाता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें ज़्यादातर करके क्या रहते हैं, केमिकल्स पार्टिकल रहते हैं। केमिकल, हमारा जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर मॉलिक्यूल और मॉइस्चर रहता है उसमें क्या रहते हैं, केमिकल्स डिजॉल्व होते हैं। ओके, तो वो केमिकल कौन कौन से, पोल्यूटेंट उसको हम लोग बोलेंगे। पोल्यूटेंट कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब जो इंडस्ट्री के वेस्टेज है, वेस्ट जो हम लोग इंडस्ट्री का बाहर छोड़ते हैं, अपने हवा में छोड़ते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हवा में ये मॉइस्चर जो रहता है, जो हमारे एयर में मॉइस्चर रहता है, वो मॉइस्चर जो है ये पोल्यूटेंट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करके लेता है। एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होता है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में रहता है। तो कोई भी मेटल अगर हमारे एयर में, अगर मेटल अभी खुले में छोड़ दिया तो वहाँ पे क्या होता है, इसका रिएक्शन होगा। और रिएक्शन होने के बाद हम लोग को क्या क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन एंड सल्फर डाइऑक्साइड जो है, उसकी वजह से हम लोग को कार्बोनेट्स मिलेंगे, ऑक्साइड मिलेगा। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से सल्फाइड मिलेगा। ओके, सो ये क्लोरीन है तो इसकी वजह से क्लोराइड मिलेगा। जो मेटल के ऊपर जो लेयर रहता है ना, उसकी बात कर रही हूँ मैं। वो लेयर में कौन कौन मिलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड है तो सल्फाइड, ऑक्सीजन तो मेनली प्रेजेंट रहता है तो ऑक्सीजन की वजह से क्या मिलता है, ऑक्साइड। ये हम लोग ने कल देखा था, ऑक्सीजन से रिएक्शन होने के बाद ऑक्साइड मिलता है। ओके, तो इम्प्योरिटीज मतलब क्या होती है, एटमॉस्फेयर में जो वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट रहते हैं उनकी वजह से जो कोरोजन होता है, उनकी वजह से क्या होता है, कोरोजन रेट इंक्रीज होता है, कोरोजन रेट बढ़ता है। ओके, सेकेंड जो है हमारी ह्यूमिडिटी, सेम है। ह्यूमिडिटी मतलब क्या, जो गैसेस प्रेजेंट रहती है एटमॉस्फेयर में, जो गैसेस प्रेजेंट रहती है वो क्या होती है, मॉइस्चर में डिजॉल्व होती है। डिजॉल्व होने के बाद क्या होगा, वो जो मॉइस्चर है उसका डायरेक्टली कांटेक्ट आएगा हमारे मेटल से कांटेक्ट आएगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हम लोग ने कल देखा था, मेटल से कांटेक्ट होगा तो कोरोजन रेट बढ़ेगा। ओके, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में आप लोग ने भी देखा होगा, जब भी जहाँ पर भी ह्यूमिड इन्वायरमेंट, ह्यूमिड मतलब क्या होता है, जहाँ पे एयर में मॉइस्चर जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे कोरोजन रेट ज़्यादा होता है। जहाँ पे ह्यूमिड इन्वायरमेंट नहीं रहता, मतलब हमारे एयर में मॉइस्चर लेवल कम होगा तो कोरोजन रेट भी कम होता है। ओके, नेक्स्ट इज टेम्परेचर। अभी यहाँ पे देखो, हाइयर द टेम्परेचर ग्रेटर इज द रेट ऑफ
कोरोजन। जितना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतना रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। किसका, कोरोजन का। जितना टेम्परेचर कम करोगे कोरोजन का रेट क्या होता है, कम हो जाता है। ओके, सो हाइयर द टेम्परेचर ग्रेटर इज द रेट ऑफ कोरोजन। ये होता है हमारा एटमॉस्फेरिक कोरोजन। अभी देखो एटमॉस्फेरिक कोरोजन में क्या होगा, इम्प्योरिटीज, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। सेकेंड पार्ट है इसका फैक्टर्स अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक का हो गया। अभी ये देखो इमर्स्ड का। ओके, एटमॉस्फेरिक का समझ में आया। अभी इमर्स्ड कोरोजन में क्या होता है, यहाँ पे भी 3 टाइप्स है। फर्स्ट है प्योरिटी ऑफ मेटल। प्योरिटी ऑफ मेटल में हम लोग क्या देखेंगे, प्योरिटी, जितना मेटल प्योर, मतलब 100% अगर कोई भी मेटल प्योर होगा तो वहाँ पे कोरोजन रेट सबसे कम रहता है। ओके, जितना मेटल प्योर होगा उतना कोरोजन रेट क्या होता है, कम होता है। अभी मेटल जो है हम लोग जो यूज़ करते हैं वो तो पूरा तो प्योर आता नहीं, 100% प्योर मेटल तो हम लोग यूज़ नहीं करते। ओके, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत मिलावट रहती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, कोरोजन रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। सेकेंड है हमारा नेचर ऑफ ऑक्साइड फिल्म। अभी लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ऑक्साइड फिल्म के बारे में तो पढ़ा ही है ना। ऑक्साइड फिल्म कौन कौन सी होती है, फर्स्ट स्टेबल, अनस्टेबल एंड वोलाटाइल। अभी स्टेबल में भी 2 टाइप्स है, पोरस एंड नॉन पोरस। ओके, तो ये जो ऑक्साइड फिल्म का लेयर, ऑक्साइड फिल्म मतलब क्या होता है, ये समझो हमारा मेटल है, इसके ऊपर जो लेयर जनरेट होती है कोरोजन के बाद, तो वो जो लेयर है ऑक्साइड फिल्म जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका टाइप कौन सा है, उसके ऊपर क्या रहता है, हमारा कोरोजन रेट डिपेंड रहता है। तो फर्स्ट देखो, अगर हमारी ये ऑक्साइड फिल्म है वो अनस्टेबल होती है, अनस्टेबल अगर होती है तो वहाँ पे कोरोजन रेट क्या रहता है, कम रहता है, 0 होता है। जब भी वोलाटाइल होगी, वोलाटाइल मतलब हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था, जब भी वोलाटाइल ऑक्साइड फिल्म जनरेट होगी तो वहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम कोरोजन होगा। मैक्सिमम क्यों, क्योंकि वो वोलाटाइल है तो निकल जाती है। तो फिर से फ्रेश मेटल जो है हमारा वो क्या आता है, एयर के और इम्प्योरिटीज़ के कांटेक्ट में आता है, तो वहाँ पे क्या होता है, कोरोजन रेट ऑटोमेटिकली क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि फ्रेश मेटल बार उसका कांटेक्ट हो जाता है, इसकी वजह से। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड पोरस। अभी पोरस मतलब हम लोग ने देखा था नॉन प्रोटेक्टिव मतलब क्या होता है, वो मेटल को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि पोरस में जो ऑक्साइड फिल्म जनरेट होती है वो क्या, पोरस मतलब जो वहाँ पे कोरोजन के बाद जो ऑक्साइड फिल्म जनरेट होती है वो क्या होती है, कम रहती है एज कंपेयर टू मेटल का जो वॉल्यूम रहता है। तो वो जो ऑक्साइड फिल्म है तो मेटल को पूरी तरह से कवर नहीं करती, वहाँ पे थोड़े थोड़े क्रैक्स रह जाते हैं, होल्स रह जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि कोरोजन जो हमारा मेटल है, मेटल बार बार कांटेक्ट में आएगा एयर के साथ, या फिर हमारे इम्प्योरिटीज़ के साथ, या फिर मॉइस्चर के साथ, केमिकल्स के साथ। ओके, तो वहाँ पे क्या होता है, कोरोजन रेट हाई रहता है। ओके, नेक्स्ट नॉन पोरस। अभी नॉन पोरस मतलब क्या, प्रोटेक्टिव। हम लोग ने देखा था लास्ट लेक्चर में, नॉन पोरस मतलब क्या होता है, प्रोटेक्टिव रहता है। प्रोटेक्टिव मतलब वहाँ पे जो ऑक्साइड फिल्म जनरेट होगी वो क्या रहेगी, हमारे मेटल वॉल्यूम से ज़्यादा रहेगी। तो वो क्या करेगा, फुल्ली रिजिड एक फिल्म जनरेट करेगा, उसके मेटल के ऊपर ऑक्साइड फिल्म जो है वो फुल्ली वो मेटल को कवर करेगी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारा कॉपर है। कॉपर हम लोग घर में यूज़ करते हैं, वहाँ पे ग्रीन कलर की लेयर जनरेट होती है। ओके, वो ग्रीन कलर की लेयर क्या हम लोग निकाल सकते हैं उसको, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, पर वो क्या करती है, अंदर वाला जो मेटल है उसको कंप्लीटली प्रोटेक्ट करती है, उसको ख़राब नहीं होने देती। बस बाहर का जो लेयर है वही उसका ही कोरोजन होता है, बस छूट जाता है वहाँ पे। ओके, अंदर वाला जो हमारा फ्रेश मेटल है वो वैसे ही प्रोटेक्टिव रहता है। तो नॉन पोरस मतलब क्या, प्रोटेक्टिव। तो नॉन पोरस में क्या होगा, इट प्रोटेक्ट द मेटल को क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है। ओके, ये 2 समझ में आए। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ कोरोजन प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी ऑफ कोरोजन प्रोडक्ट देखो क्या रहता है, जो कोरोजन होने के बाद जो प्रोडक्ट जनरेट होता है, जो फिल्म जनरेट होती है, और जो भी मेटल चेंज होता है, मेटल में चेंजेस होती है, जो प्रोडक्ट होता है वो अगर वो हमारे केमिकल में और हमारे वाटर में अगर सोल्यूबल होगा, अगर इनसोल्यूबल होगा तो क्या करेगा, वो रिस्ट्रिक्ट करेगा। इनसोल्यूबल मतलब क्या, वो मिक्स नहीं होता पूरी तरह से।
ओके हमारे लिक्विड में, तो वो अगर लिक्विड में मिक्स नहीं होगा वो मेटल को चिपक के रहेगा, तो ऑब्वियसली मेटल का क्या होगा, प्रोटेक्शन होगा। तो ये क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, मतलब कोरोजन को स्टॉप करता है, प्रिवेंट करता है होने से। ओके अगर वो जो प्रोडक्ट जनरेट हुआ है कोरोजन के बाद वो अगर सोल्यूबल होगा मतलब वो लिक्विड में क्या होगा, मिक्स हो जाएगा तो बार बार वो फ्रेश मेटल जो है वो केमिकल के कांटेक्ट में आ जाएगा, वो लिक्विड के कांटेक्ट में आ जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, मेटल का कोरोजन जो है वो कंटिन्यूस चालू रहेगा, स्टॉप नहीं होगा। ओके तो इमर्स कोरोजन के फैक्टर्स में आप लोग ने क्या क्या देखा, फर्स्ट इम्प्योरिटीज ऑफ मेटल, नेचर ऑफ ऑक्साइड फिल्म एंड सोलिबिलिटी ऑफ कोरोजन प्रोडक्ट। ये सब जो है हमारे फैक्टर्स है जो हमारे कोरोजन रेट को अफेक्ट करते हैं, उसको चेंज करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ओके इतना समझ में आया। अभी ये लिख के लो, शॉर्टकट्स है, मैंने पॉइंट्स निकाले हैं, वो शॉर्टकट पॉइंट ध्यान में रखो, क्योंकि ये एमसीक्यू में आप लोग को थियरी पढ़ के फ़ायदा नहीं, जो ट्रिक्स छोटे छोटे नोट्स हम लोग जो निकालते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, शॉर्ट नोट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये सब कुछ लिख के ले लो एक बार। ओके फिर हम लोग आगे का देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट इज कोरोजन कंट्रोल। अभी हम लोग ने क्या देखा, फैक्टर्स अफेक्टिंग देखा। अभी जो कोरोजन होता है, जिसके वजह से ये फैक्टर्स की वजह से जो कोरोजन होता है उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं, उसको कंट्रोल में कैसे करेंगे। ओके तो वहाँ पे दो टाइप से देखो, मॉडिफिकेशन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग। ओके पहले तो एटमॉस्फेरिक कोरोजन होता है ना, तो एनवायरनमेंट की वजह से होता है, तो वो उसको मॉडिफाई कैसे करेंगे। देखो उसमें फर्स्ट है हम लोग का रिमूवल ऑफ हार्मफुल कोरोजन स्टिमुलेंट। मतलब क्या होता है, जिसकी वजह से जो चीज़ की वजह से जो हार्मफुल पॉल्यूटेंट होते हैं जिसकी वजह से ये कोरोजन होता है, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, रिमूव कर सकते हैं, रिमूव करना है हम लोग को। ओके किसको, हार्मफुल कोरोजन स्टिमुलेंट जो है एनवायरनमेंट में जो प्रेजेंट रहते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट रहते हैं, उसको रिमूव करना है। अभी रिमूव कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट इज अल्कलाइन न्यूट्रलाइजेशन। अभी एसिडिक मीडियम में जो कोरोजन होता है उसको अगर हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली कोरोजन तो स्टॉप होगा ना, कम होगा। तो वो अल्कलाइन न्यूट्रलाइजेशन कैसे करेंगे, देखो यूजिंग न्यूट्रलाइजर मतलब क्या, जो न्यूट्रलाइज करेंगे अल्कलाइन सॉल्यूशन को, सॉरी एसिडिक सॉल्यूशंस को। ओके तो कौन कौन से है, NH3 एंड लाइम जो है न्यूट्रलाइजर है, ये दोनों, ये न्यूट्रलाइजर क्या करेंगे, हमारा अल्कलाइन न्यूट्रलाइजेशन करेंगे, जिसकी वजह से हमारा कोरोजन रेट जो है कम हो जाएगा। ओके सेकेंड आता है डीह्यूमिडिफिकेशन मतलब क्या रहता है, ह्यूमिड एनवायरनमेंट, मतलब मॉइस्चर जो प्रेजेंट रहता है एनवायरनमेंट में, ह्यूमिड जो रहती है एनवायरनमेंट, उसको डीह्यूमिडिफिकेशन करेंगे। अभी ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि एटमॉस्फेयर से पूरा मॉइस्चर ही निकाल दो, ऐसे नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं, उस हमारे मेटल के साथ जो है ये सिलिका जेल जो प्रेजेंट रहते हैं, सिलिका जेल जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, प्रिवेंट कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए मेटल को। ओके तो डीह्यूमिडिफिकेशन मतलब ऐसे नहीं होता कि हम लोग मॉइस्चर को निकाल देते हैं, वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं हम लोग, सिलिका जेल यूज़ करते हैं टू मिनिमाइज द कोरोजन रेट। ओके नेक्स्ट आता है हमारा, फर्स्ट इज हार्मफुल कोरोजन स्टिमुलेंट को रिमूव करना, उसमें दूसरा है यूज ऑफ कोरोजन इनहिबिटर्स। अभी ध्यान में दो, इनहिबिटर हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है। इनहिबिटर मतलब क्या होता है, एक कोई भी चीज़, इनहिबिटर मतलब कोई भी चीज़ रहती है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ, जैसे कैटलिस्ट होता है वैसे इनहिबिटर रहता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में अगर रिएक्शन में यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, रिएक्शन का स्पीड जो है मिनिमम करता है, कम करते जाता है। ओके स्मॉल अमाउंट ऑफ यूज़ किया तब भी। ओके सो यूज ऑफ कोरोजन इनहिबिटर अभी कौन कौन से हैं वो देखो, 3 टाइप के इनहिबिटर है। फर्स्ट वन इज एनोडिक, सेकेंड इज कैथोडिक एंड थर्ड वन इज पेपर फेज। ओके तो फर्स्ट देखो क्या है, एनोडिक इनहिबिटर मतलब जो एनोड के साइड पे जो यूज़ कर सकते हैं हम लोग इनहिबिटर, वो कौन कौन से हैं, फॉस्फेट से और क्रोमेट से। ओके ध्यान में रखो, ये जो नाम
ये जो नाम है ना वो ध्यान में रखो, कौन कौन से है। एनोडिक इनहिबिटर, फॉस्फेट्स एंड क्रोमेट्स। एमसीक्यू में पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनोडिक इनहिबिटर, तो ये नाम आपको याद रहने चाहिए ऑप्शन सिलेक्ट करते समय। ओके, सो नेक्स्ट वन सेकंड है हमारा कैथोडिक इनहिबिटर। जो चीज कैथोड के साइड पे यूज किया जाता है, कैथोड के पास यूज किया जाता है, वो कौन से है। अमाइंस एंड यूरिया। अमाइंस एंड यूरिया कहाँ पे यूज किए जाते हैं, कैथोड के साइड पे। नेक्स्ट वन इज वेपर फेज। वेपर फेज इनहिबिटर्स कौन कौन सा, एक ही है पर उसका नाम देखो, बहुत डेंजर नाम है। ओके, सो हेक्साइल अमोनियम नाइट्रेट, ये नाम जरा ध्यान में रखो, कौन सा है, डाइक्लोरोहेक्साइल अमोनियम नाइट्रेट। डाइक्लोरोहेक्साइल अमोनियम नाइट्रेट ऐसे पढ़ना है, शॉर्ट शॉर्ट करके पढ़ोगे तो ध्यान में रहेगा, एक साथ देखोगे तो वो कुछ पढ़ने ही नहीं आएगा, आप लोग को पढ़ने में तकलीफ होगी। ओके, तो कैसे पढ़ना है इसको, डाइक्लोरोहेक्साइल अमोनियम नाइट्रेट। देखो मैंने ये कट करके दिया है आप लोग को, ऐसे ही ध्यान में रखो। तो वेपर फेज इनहिबिटर कौन सा है, डाइक्लोरोहेक्साइल अमोनियम नाइट्रेट। ये जो है ये हमारा इनहिबिटर करके यूज किया जाता है। इनहिबिटर मतलब क्या, जो स्मॉल अमाउंट में भी यूज किया तब भी रिएक्शन का स्पीड और करोजन का स्पीड क्या करता है, मिनिमम करता है। ओके, ये ध्यान में आया। मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट, उसमें अभी देखो सेकेंड है यूज ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, ये जो इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, हम लोग जो डे टू डे लाइफ में जो यूटेंसिल्स यूज करते हैं, जो भी मेटल्स यूज करते हैं, उसको क्या हमेशा क्या आती है, एक लेयर आती है, उसके ऊपर एक कोटिंग रहती है। वो कोटिंग कैसे किए जाते हैं वो है यहाँ पे यूज ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग। प्रोटेक्टिव कोटिंग मतलब क्या, मेटल के ऊपर दूसरे कोई भी मेटल का कोटिंग दिया जाता है, क्योंकि अंदर का जो मेटल है उसका और बाहर का एनवायरनमेंट से कोई भी कांटेक्ट ना हो तो फिर कोरोजन नहीं होगा। ओके, तो कोटिंग कैसे की जाती है, उसमें फर्स्ट है हमारा यूज ऑफ लेस एक्टिव मेटल। मतलब यहाँ पे जो कोटिंग की जाती है, मेटल के ऊपर जो लेयर दी जाती है, कोटिंग की जाती है, वो लेस एक्टिव मेटल की रहती है। लेस एक्टिव मेटल मतलब क्या, जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हमारे मेटल से कम होगा। समझ में आता है, मतलब अगर मेरा कोई भी, समझो कोई भी एक मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 450, तो मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर कोटिंग करने के लिए 450 से कम वाला मेल्टिंग पॉइंट का जो मेटल रहेगा उसकी कोटिंग दूंगी। समझ में आता है। तो इसका रीज़न क्या है इसका, अगर मैंने इससे ज़्यादा वाली की कोटिंग दी तो क्या होगा, इसको पिघलाते पिघलाते, मतलब अगर कोई भी ए समझो मेरा मेटल है, उसकी 450 मेल्टिंग पॉइंट है, अब मैंने बी एक मेटल लिया जिसकी कोटिंग करनी है, वो अगर होगा 500, तो इसको 500 तक मेल्ट करते समय ये तो फुस हो जाएगा ना, कुछ लगेगा नहीं हाथ में। ओके, तो क्या करना है हम लोग को, जिसका मेल्टिंग पॉइंट हमारे मेटल से कम होगा उसकी कोटिंग देनी है। तो यहाँ पे हम लोग ने टीन यूज किया है। टीन का मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, 232 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये प्रोसेस कैसे होती है वो देखो। पहले मेटल होता है हमारा, मेटल क्या करेंगे हम लोग, मेटल मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग स्टील लेंगे, जो हम लोग यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, जो यूज करेंगे वही एग्जांपल लेते हैं। स्टील लेंगे हम लोग, स्टील के ऊपर टिन का जो है वो कोटिंग दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, देखो, क्योंकि स्टील का प्रोटेक्शन हो करोजन से। ओके, तो वो कैसे दिया जाता है, देखो फर्स्ट ये जो हमारा कंटेनर है इसमें है हमारा डाइल्यूट H2SO4। अभी देखो अगर स्टील और आयरन जो है हमारा, उसके ऊपर कोई भी ऑक्साइड की लेयर आती है, कोरोजन उसका स्टार्ट हुआ है, अभी अभी सोचो स्टार्ट हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग, उसको डाइल्यूट H2SO4 में क्लीन करेंगे मतलब साफ करेंगे उसको, वो जो सरफेस रहता है उसको क्या करेंगे, H2SO4 से क्लीन करेंगे। वो क्लीन, यहाँ पे क्लीन होने के बाद ये जो सर्कल मैंने छोटे छोटे लगाए ना, वो क्या है, हमारे रोलर से, इसके बीच से ये जो लाइन गई है ना, ये हमारा मेटल का शीट है। ओके, तो ये मेटल का शीट ये H2SO4 से क्लीन होके यहाँ से निकला तो सेकेंड हमारा जो कंटेनर है इसमें है ZnCl2, जिंक डाइक्लोराइड। ओके, जिंक, यहाँ पे क्या होगा,
मोल्टन फॉर्म में है। मोल्टन फॉर्म में मतलब क्या, उसको मेल्ट किया है मेल्टिंग पॉइंट पे। तो यहाँ पे इसमें जाके क्या होगा, ये जो स्टील है और ये जो आयन है, इसके ऊपर क्या होगा, जिंक का क्या होगा, कोटिंग होगा। क्यों कोटिंग होगा, जिंक का कोटिंग क्यों इसमें डालेंगे हम लोग। अभी यहाँ पे देखो, ये जो सेकेंड कंटेनर है, सेकेंड कंटेनर में क्या है, ZnCl2 फ्लक्स मोल्टन फॉर्म में रहता है, मतलब मेल्ट किया हुआ रहता है। तो वहाँ पे क्या होगा, इसके ऊपर कोटिंग आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा मोल्टन टिन है वो उसको चिपकने के लिए उसके ऊपर अच्छी तरह से लेयर आनी चाहिए, इसकी वजह से ये ZnCl2 यूज़ किया जाता है। अभी यहाँ से अगर हमारा स्टील शीट, मेटल शीट जो है वो जाएगा मोल्टन टिन के कंटेनर में। यहाँ पे जो है मेल्ट किया हुआ टिन होगा, वहाँ पे टिन में डुबो कर वो हमारा जो शीट है वो क्या होगा, आगे जाएगा। यहाँ पे कोटिंग लगेगी उसके ऊपर, हमारे स्टील के ऊपर, हमारे आयन के ऊपर। उसका टिन का ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए। अभी देखो, यहाँ से अगर बाहर निकली तो डायरेक्टली उसको जाना चाहिए पाल्म ऑयल में। क्यों ऑयल में डालते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसे ही छोड़ दिया, मतलब हमारा ये मेटल है समझो, इसके ऊपर हमने टिन लगाया, ऐसे ही अगर छोड़ दिया तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा इमिडिएटली। क्यों, क्योंकि ये जो टिन है वो रहता है हॉट, क्योंकि मेल्टेड होता है तो वो क्या रहता है, उसका टेम्परेचर हाई रहता है। हाई रहने की वजह से क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होगा। तो इसकी वजह से हम लोग को उसको क्या किस में डालना पड़ता है, पाल्म ऑयल में। पाल्म ऑयल में जाने के बाद वो क्या रहता है, यहाँ पे हॉट रोलर, मतलब गर्म रोलर रहता है, रोलर के बीच में से गुजरता है। क्यों, क्योंकि जो एक्स्ट्रा जो टिन लगा होगा, कहाँ पे भी एक्स्ट्रा अगर लेयर कोटिंग कम ज़्यादा हुई होगी तो वो रोलर में से जाके क्या होगा, सीधा मतलब इक्वल हो जाएगा। कोटिंग कैसे होगा, फिनिशिंग अच्छी आती है उसको। ओके, तो ये होता है हमारा कौन सा प्रोसेस है, लेस एक्टिव मेटल का यूज़ करके जो कोटिंग किया जाता है। ये प्रोसेस इस तरह से होता है। ये डायग्राम समझ में आते हैं, सिंपल डायग्राम है, बस ये चीज़ें ध्यान में रखो कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की है। ओके, ये 4 चीज़ें ध्यान में रखो। और ये तो इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है हमारे स्टील को पॉलिश करने के लिए और उसको कोटिंग देने के लिए। ओके, सो ये समझ में आया प्रोटेक्टिव कोटिंग कैसे दी जाती है। अभी ये जो टिन यूज़ किया है यहाँ पे, इसका एडवांटेज क्या है, क्यों टिन यूज़ किया है। ओके, सो टिन यूज़ किया है क्यों, क्योंकि एसिड और वाटर, एसिडिक फॉर्म एंड वाटर का जो रिएक्शन है वो टिन में नहीं होता। एसिड का अटैक और वाटर का अटैक टिन में नहीं होता, तो इसकी वजह से जो है ये हमारा फूड पॉइजनिंग नहीं होता। ये किसके लिए, ये जो कंटेनर हम लोग बनाएंगे ये शीट से, उसमें क्या स्टोर करते हैं हम लोग, फूड स्टफ स्टोर करते हैं, मतलब खाने की चीज़ें जो है पैकिंग में आते हैं ना, वो किसमें स्टोर किए जाते हैं, टिन लगाए हुए कंटेनर में स्टोर किए जाते हैं। तो वहाँ पे रिएक्शन नहीं होती एसिड और वाटर की। इसकी वजह से हमारा जो फूड स्टफ है, खाने की जो चीज़ें हैं वो ख़राब नहीं होती। तो इसकी वजह से हमारा फूड पॉइजनिंग है वो अवॉइड होता है, नहीं होता फूड पॉइजनिंग। ओके, सो ये एक एडवांटेज है कि हम लोग ने इसको स्टील को और हमारे आयन को टिन का कोटिंग दिया है। ओके, सो ये समझ में आया यूज ऑफ लेस एक्टिव मेटल। ओके,